अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेकेंड ईयर M1 फिजिक्स की क्लास में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। अच्छा, जो क्लास है इसमें आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझा दी गई हैं, बता दी गई हैं किस तरह आपने लेके चलना है। कुछ चीज़ें मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले जब आप क्लास में होते थे ना, मेरे सामने तो टीचर्स का ये होता था कि अगर वो 100% एक्टिव है और आपका जो स्टूडेंट है वो अगर 20% 10% भी एक्टिव है ना, तो हम उसे कवर कर लेते थे। पेपर के लिहाज से हम देख लेते थे उसके मसले मसाइल क्या हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑनलाइन क्लास की, तो ऑनलाइन क्लास के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि स्टूडेंट को 100% एक्टिव होना होगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट एक्टिव नहीं होगा ना, तो हमारे लिए या आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान है। और एक्टिव करने के बहुत से तरीके हैं, मैं एक्टिव कर सकता हूँ, कैसा मसला नहीं है। जैसे कि आपका जो चैट है, चैट के अंदर मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, किसी का भी नाम लेके मैं पर्टिकुलर सवाल कर सकता हूँ। और आप लोगों से मैं माइक अनम्यूट करके भी डिस्कशन कर सकता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो, डिफ़िकल्टीज आ रही हो, तो आप हैंड रेस करके भी सवाल कर सकते हैं। इससे होता ही है कि एक जो होता है वो कम्युनिकेशन सिस्टम वो ऑन रहता है आपका। टेक्नोलॉजी क्योंकि एडवांस होती जा रही है, तो हमें टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलते रहना है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आपने ख्याल इस बात का रखना है कि एट द एंड या इन इन द मिडिल ऑफ द लेक्चर अगर हो सका तो मैं आपसे सवाल ज़रूर करूँगा। और चैट के अंदर आप उसका सवाल का अगर आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं, और अगर आप चाहें माइक अनम्यूट करवाना तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको माइक अनम्यूट कर दूंगा और फिर वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे कोई भी प्रॉब्लम और फेस अगर डिफ़िकल्टीज आपको आती हैं इन दैट केस। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, एक चीज़ ये आपने ख्याल रखनी है, वॉइस प्रॉब्लम अगर आती है या कोई भी चीज़ आती है तो वो आपके एंड से मसला हो सकता है। यहाँ पे सब क्लियर है। ऑल दो अगर मसला होता है तो मैं हर स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि एक बार जब लेक्चर शुरू हो रहा है आपका, तो आप क्या करें कि आप जो है एक बार सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यस का मैसेज भेज दें। अगर मैं जब आपसे कहूँ वॉइस वगैरह सब क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो क्लियर हो जाएगा कि अगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे एंड से इशू है। लेकिन अगर सिर्फ एक दो का मसला है तो फिर उनके एंड से इशू है ना, बाकी सब भी तो सुन ही रहे ना लेक्चर को। अगर उनको प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है फिर वो भी कहेंगे कि सर आपकी आवाज़ का मसला है। ठीक है, तो अभी मैं लेक्चर स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। आपने चैट में मुझे बताना है वॉइस वगैरह हर चीज़ ओके है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और ये नबील काइंडली रिकॉर्डिंग को मना कर दो, दोबारा नहीं भेजना। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर फिजिक्स है और टॉपिक है हमारा हीट एंड टेम्परेचर। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। अगर हम समझना चाहते हैं हीट एंड टेम्परेचर को, हीट एंड टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को, जिसके ऊपर पूरी थर्मोडायनेमिक फिजिक्स जो है वो रिलाई करती है, डिपेंड करती है, तो उसके लिए स्टार्ट लेते हैं क्यों ना 2 सवालात से, ताकि टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाए और आपको समझ में आ जाए एट द एंड के इसके जवाबात क्या होंगे, जो सवालात मैं आपको स्टार्टिंग में आपसे पूछने के लिए जा रहा हूँ। पहला सवाल आप लोगों के लिए बनता है कि if we place a piece of wood and a steel rod into a refrigerator for 5 minutes, which one will be colder after 5 minutes and why? अगर मेरे पास एक स्टील की रॉड है और लेट्स से एक वुडन पीस है, इन दोनों को अगर मैं रेफ्रिजरेटर में रख देता हूँ, तो आपके ख्याल में दोनों में से किसका टेम्परेचर जो होगा वो कम हो जाएगा फ्रिज में रखने से, या कौन ज़्यादा आपको ठंडा फील हो रहा होगा? एक तो ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर मेरे पास एक हॉट कप ऑफ टी है एक रूम में और एक जो है वो कोल्ड ड्रिंक है, तो सिचुएशन ये होती है कि अक्सर कोचिंग सेंटर में जब चाय आती थी तो स्टूडेंट मुझसे कहते थे कि सर आपकी चाय ठंडी हो रही है, पी लें। लेकिन अगर उसी इन्वायरमेंट में कोल्ड ड्रिंक कहीं से आ जाती तो वही स्टूडेंट मुझसे कहते कि सर आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है, पी लें। तो क्या वजह है कि एक चीज़ जो है उसी इन्वायरमेंट के अंदर ठंडी हो रही है और दूसरी चीज़ जो है वो गर्म हो रही है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ये 2 सवालात आपको हीट एंड टेम्परेचर से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हीट से कि व्हाट इज हीट। हीट को डिफाइन किया गया है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो इसका पहला पार्ट है वो क्या कह रहे हैं कि हीट जो है वो एनर्जी की एक किस्म है। चलो अगर हम मान लेते हैं कि हीट एनर्जी है, तो पहले आप मुझे बताएं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? तो हम सब जानते हैं कि एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं वर्क से। अगर कोई आपसे बोले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी,
तो हम कहते हैं कि एनर्जी इटसेल्फ डिफाइंड बाय वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो भाई एनर्जी ने तो कह दिया कि आप वर्क करेंगे तो एनर्जी है ऑब्जेक्ट के पास। तो अगर आप कहते हो कि हीट एनर्जी है तो भाई इसको भी वर्क करना होगा, और वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए ऑब्जेक्ट में तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। तो क्या हीट आपको कहीं वर्क करती हुई नजर आ रही है? और अगर आ रही है तो हम फिर मान लेंगे इस पहले स्टेटमेंट को ट्रू कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जनरली हम जानते हैं आपकी जो कार्स होती हैं या व्हीकल्स होती हैं, इनके अंदर लगा होता है एक फ्यूल टैंक, और जो कि आपके जो पिस्टन्स होते हैं उनको मूव करने में हेल्प करता है। और कार में जो फ्यूल है वो बर्न होती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल क्यों डलवाते हैं? हम सीएनजी क्यों डलवाते हैं? हम इसलिए डलवाते हैं कि वो फ्यूल जो है उससे हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट की वजह से आपके कार का जो पिस्टन है वो मूव करेगा, और उसके मूवमेंट की वजह से वो अप एंड डाउन मूव करेगा। उसकी मूवमेंट की वजह से आपकी कार जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी, डिस्प्लेस होगी, फोर्स अप्लाई होगी पिस्टन के ऊपर। तो इसका मतलब ये हो गया कार इज अ गुड एग्जाम्पल। और सिर्फ कार ही नहीं, जितनी भी चीजें जो फ्यूल के ऊपर काम कर रही है ना, वो सब हीट एनर्जी यूज कर रही हैं और उसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एरोप्लेन हो गया, या आपका जो रॉकेट होता है जिसको हम चांद पे भेजते हैं, मार्स पे भेजते हैं। तो ये जो आपका रॉकेट है ये क्या करता है? ये हीट एनर्जी को यूटिलाइज करता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इतना लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि मून तक हम ले जाते हैं और मार्स तक हम इसको ले जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो एनर्जी है वो वर्क कर सकती है, और हीट की वजह से वर्क हो रहा है। तो यहाँ हीट ने अपने आप को साबित कर दिया पहले स्टेटमेंट को कि हीट एनर्जी तो है। लेकिन अब दूसरी बात क्या है कि हीट के बारे में कहा जाता है कि विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो एक बात है जो हमें समझनी होगी सेकेंड स्टेटमेंट में, कि हीट इज नॉट द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स। ये वो एनर्जी नहीं है जो ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। जैसे सूरज के बाद जो हीट वो रखता है वो हीट नहीं है। अब अजीब सी बात है कि आप कह रहे हैं सूरज सबसे ज्यादा हीट देने वाला ऑब्जेक्ट है, अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा हीट वहीं से आप यूटिलाइज करें, मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो कंटेन नहीं करता हीट। तो ये बात क्यों अलग है? दूसरी बात ये समझनी है कि बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर। ये वो एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है। एक दूसरी बात ये समझने के लिए हो गई, और हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे हमें तीन चीजें समझनी होगी। नंबर वन, कि ये कंटेन एनर्जी क्यों नहीं कहलाती, ट्रांसफर एनर्जी क्यों कहलाती है, और ये हॉट से कोल्ड का मतलब क्या है। इसको समझने के लिए मैं आपको कॉमन सी एग्जांपल से समझाता हूँ फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। क्या हमें मालूम है कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैं ले लेता हूँ लेट्स से 1 kg, इस ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, और मान लेते हैं कि कितनी हाइट के ऊपर मौजूद है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट के ऊपर मौजूद है लेट्स से 10 मीटर की हाइट पे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका मौजूद है। तो 10 मीटर की हाइट पे आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? अगर ये रेस्ट के अंदर है तो इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर मैं आपसे सवाल करूं तो इसका आंसर देगा आपको mgh, फार्मूला जो आप लोग पढ़ चुके हैं। m कितना है 1, g कितना है 10 सपोज कर लेते हैं। वैसे तो g की वैल्यू होती है 9.8, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं 10, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि mgh से मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो मेरे पास कितनी आ गई 100 जूल। अगर यही ऑब्जेक्ट मेरे पास जो है 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास 5 मीटर की हाइट पे अगर मौजूद हो, लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि 5 मीटर की हाइट पे मौजूद, और अब मैं आपसे सवाल करूँ बताओ उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो आप कहेंगे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी 50 जूल, ठीक है। अब ये दोनों एनर्जीज हैं, ऑल दो ऑब्जेक्ट आपका इस हाइट के ऊपर मौजूद है 10 मीटर की या फिर 5 मीटर की हाइट के ऊपर मौजूद है, दोनों एनर्जी जो है ये कहलाएंगी इसकी स्टोर्ड एनर्जी। ये एनर्जी जो ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। अब ये जो एरिया है ऊपर वाला ये कहलाएगा हाई कंसंट्रेशन का एरिया, ठीक है। और इसके मुकाबले में जो बिल्कुल ग्राउंड है ये कहलाएगा लो कंसंट्रेशन का एरिया। लो, इसको हाई क्यों कह रहा हूँ, इसको लो क्यों कह रहा हूँ? ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट है, बल्कि जीरो ही है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन हाई एंड लो है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट को जब मैं रिलीज करूंगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ये एरिया ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन
ट्रैवल करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया ये ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, चाहे मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दूं या इस वाले ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दूं, दोनों नीचे की तरफ आएंगे। तो हाई से लो की तरफ हमेशा एनर्जी का फ्लो होता है। यही वजह है कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन पे होता है, वो हॉट रिजर्वायर को हम कहते हैं कि ये सोर्स है, हीट की सोर्स है जो हॉट रिजर्वायर। और कोल्ड रिजर्वायर को हम कहते हैं ये हीट सिंक है, ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसीलिए हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है, एनर्जी का फ्लो हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ होगा, हाई से लो की तरफ होगा। दूसरी बात ये है कि हमने कहा है कि एनर्जी ट्रांजिट स्टेट में होती है। तो देखिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, आप इस बात को मानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जब मैंने इसको रिलीज करा तो अचानक से पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये वो एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट कंटेन नहीं करता। ये ट्रांजिट होते हुए जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था उस वक्त आपको नजर आई। इन बिटवीन किसी पोजीशन में इसको रोक दूं और आपसे बोलो बताए काइनेटिक एनर्जी कितनी, आप कहेंगे जीरो, क्योंकि आपने उसको रोक दिए। फिर ये जब मूव करना शुरू करेगा फिर आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो इसका मतलब जब मूवमेंट हो रही होगी उसी वक्त काइनेटिक एनर्जी है, जैसे ही मूवमेंट स्टॉप होगी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी भी एक तरह की वो एनर्जी है जो ट्रांजिट स्टेट में होती है, सिर्फ उसी वक्त नजर आती है जब वो मूव हो रहा होता है ऑब्जेक्ट। तो हीट के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि हीट एक ऐसी एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट कंटेन नहीं करता, ट्रांजिट स्टेट में होती है। अच्छा, इसको और डिटेल में समझने के लिए, जैसे मैंने आपने कहा सूरज जो है वो हीट की सोर्स है, आप सब मानते हैं कि वो हीट देता है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि सूरज भी हीट नहीं प्रोवाइड कर सकता। इन व्हाट केस? लेट्स से अगर मेरे पास एक सूरज है और सपोज कर लेते हैं एक सूरज गैलेक्सी में कहीं से और आ जाता है, तो हमारे पास दो सन मौजूद है। मैं आपसे सवाल करूं, ये जो सूरज है ये हीट एनर्जी इस वाले सूरज को कितनी देगा? तो या ये चलो ये वाला सूरज जो है इस वाले सूरज को कितनी हीट देगा? क्या कोई जवाब है इसका? इन दोनों में किसी किस्म का कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हॉट से कोल्ड रीजन पे। दोनों अगर हॉट ऑब्जेक्ट हैं और दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों में कोई भी कोल्ड नहीं है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, तो जीरो हीट है, क्योंकि ट्रांजिट स्टेट में नहीं। हालांकि सन कितनी हीट आपको, आपके दिमाग कहता है कि कितनी हीट ये रखता है, तो ये जो हीट ये रखता है ये इसकी इंटरनल एनर्जी तो हो सकती है लेकिन हीट नहीं हो सकती। हीट सिर्फ एग्जिस्ट करती है जब वो ट्रांसफर हो रही हो। इसी को अगर समझे दूसरे केस में, तो अगर हमारे पास कहीं से अर्थ है, अर्थ आ जाए और अर्थ के पास आप जानते हैं कि सूरज मौजूद है, तो इस केस में मैं आपसे कहूँ क्या हीट ट्रांसफर होगी? तो आप सब जानते हैं कि भाई जो अर्थ है वो हमें, जो सूरज है वो हमें हीट ट्रांसफर कर रहा है और इसी की वजह से तो हम अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये सन मौजूद ना हो, हीट ट्रांसफर ना करे, तो हमारे लिए अर्थ पे सर्वाइव करना नामुमकिन है। तो ये हीट ट्रांसफर कर रहा है। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दियों में सूरज दूर हो जाता है तो गर्मी कम होती है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है? सूरज के हीट ट्रांसफर करने की वजह से होती है। यहाँ पर तो आपको ट्रांसफर नजर आ रहा है। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं वजह क्या है, तो भाई ये जो हो गई है वो हॉट बॉडी हो गई और ये जो है इसके मुकाबले में कोल्ड बॉडी है। ये इसका मतलब ये नहीं कि कोल्ड बॉडी है, जब जमीन पर गर्मी होती है इसका मतलब ये थोड़ी हमें गर्मी नहीं लग रही, कोल्ड बॉडी नहीं। इसके मुकाबले में कोल्ड बॉडी और हीट का फ्लो यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आता है। एक एग्जांपल और देता हूँ इस चीज को समझने के लिए। देखो सर्द और गर्म कुछ नहीं होता, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि सर्दी है या गर्मी है, ये आपका दिमाग है जो कह रहा है कि सर्दी और गर्मी है। ऐसी कोई चीज नहीं है। देखो होता क्या, मतलब आपको फील होता है। फिजिकल वर्ल्ड में इसके क्या मतलब है? फिजिकल वर्ल्ड के मतलब को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, रियल एग्जाम्पल। मेरे कजन की, मेरे जो कजन था ना उसको डॉग्स का बहुत शौक था, तो वो अमेरिका चले गया। अमेरिका में स्नो डॉग्स होते हैं बड़े खूबसूरत, उसने वो वहाँ देखे, उसको बहुत पसंद आया, तो उसने कहा कि यार ये डॉग जो है मैं कराची लाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको पालूंगा। तो उसने एक पपी खरीदा, उस स्नो डॉग्स की नस्ल का एक पपी खरीदा और उसको कराची लेकर आ गया। कराची में फुल सर्दी है, दिसंबर चल रहा है, लोग जो है वो 3-3 स्वेटर पहन के फिर रहे हैं, फिर भी हवा कहीं ना कहीं से घुस रही है। और अल्लाह आपको भला करे, जो सर्दी का आलम ये है कि आप बगैर जो है वो स्वेटर के बाहर नहीं निकल सकते। इसके बावजूद उसने रूम के अंदर जहाँ पर उसने उस पपी को रखा था एक एसी लगाया 16 डिग्री सेंटीग्रेड ये के ऊपर, एकदम चिल्ड रूम करके दिया उस कुत्ते को और उस कुत्ते को वहां पर छोड़ दिया। अब हुआ क्या, एक हफ्ते के बाद वो कुत्ता मर गया। तो भाई आप ये सोचेंगे कि ज़ाहिर इतना सर्द इन्वायरमेंट है, हम भी अगर वहां पर होते, वैसे कराची वाले को बहुत सर्दी लगती है, हम भी वहां पर होते तो हम भी सर्दी से मर जाते। लेकिन जब डॉक्टर के पास लेके गए उस पपी को और पूछा कि क्यों मर गया, तो डॉक्टर ने बताया कि ये गर्मी से मर गया। अब आप सोचें कि जो चीज़ आपके लिए सर्द है, आप कह रहे हैं कि सर्दी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा,
वो उस पपी के लिए कुछ भी नहीं है, उसको तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। वो तो -डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहने वाला जानवर है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपने उसको प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सका, वो मर गया। तो अब यहाँ पर सर्दी और गर्मी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है कि भाई ये हीट जो है वो ट्रांजिट स्टेट है, हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट से कोल्ड रीजन पे, और ये हॉट और कोल्ड का चक्कर, कोई भी चीज़ हॉट हो सकती है और कोई भी चीज़ कोल्ड हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ठीक है, जैसे अब ये हॉट हो सकती है, कोल्ड हो सकती है। इसको मैं समझाता हूँ आपको किस चीज़ से, वो जो मैंने आपको शुरू में एक एग्जाम्पल दी थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास होता है एक हॉट कप ऑफ टी और एक कोल्ड ड्रिंक, दोनों को मैंने इन्वायरमेंट में रखा हुआ है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि जो हमारी इन्वायरमेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हो ये रहा है, हम सब जानते हैं कि जो यहाँ पर चाय मौजूद है ये बॉइलिंग वाटर का काम कर रही है। वैसे भी जब पत्ती आप कम डालें तो बॉइलिंग वाटर ही होता है। तो सपोज करें कि ये जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा कप ऑफ टी। और दूसरी तरफ ये जो आपका कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर आइस क्यूब अगर मौजूद है तो आइस का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये होगा कि ये होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है, आपके माइक में कोई हलचल नहीं है, आपके एंड से प्रॉब्लम है। तो अब ये जो हॉट से कोल्ड रीजन का ट्रांसफर ऑफ हीट है, यही आपको डिफाइन करेगा कि क्या हो रहा है। होगा ये कि ये है आपका इस वक्त हॉट बॉडी का काम कर रही है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी इन्वायरमेंट की तरफ। ठीक है, और ये आपकी कोल्ड बॉडी का काम कर रही है, तो इन्वायरमेंट में से हीट ट्रांसफर होगी किसमें, इस कोल्ड ड्रिंक में। तो इस ट्रांसफर ऑफ हीट की वजह से इसका टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरी तरफ इस ट्रांसफर ऑफ हीट की वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ये हम कहते हैं कि चीज़ ठंडी हो रही है, कॉन्सेप्ट हमारा ये ठंडी हो रही है। हालांकि कोई वो बर्फ़ नहीं बन गई है, ठंड से जम नहीं गई है, वो बर्फ़ नहीं बन गई, लेकिन अपने प्रीवियस टेम्परेचर के मुकाबले में अब उसका टेम्परेचर जो है वो लो है। तो ये आपकी हॉट बॉडी हो गई और ये आपकी कोल्ड बॉडी हो गई इन्वायरमेंट। यहाँ पर ये आपकी कोल्ड बॉडी होगी और ये हॉट बॉडी हो गई। तो ट्रांसफर ऑफ हीट ने हमें डिफाइन करा कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो है वो ठंडी हो रही है और हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो है वो गर्म हो रही है। क्योंकि डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, गिर रहा है, और यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यही वजह है कि हम कहते हैं सेम इन्वायरमेंट में हॉट कप ऑफ टी जो है वो कोल्ड हो जाता है। कोल्ड का मतलब ये नहीं कि बर्फ बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, बस ये है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर आ जाती है। इंक्रीज और डिक्रीज से समझ में आएगा कि ट्रांसफर ऑफ हीट किस डायरेक्शन में। तो ये था उसका, अब जो कि हीट से समझ में आता है। अच्छा, अब चलते हैं हीट की जो आपके पास मौजूद हैं यूनिट्स। इन एमकेएस सिस्टम की इंटरनेशनल सिस्टम से मिलता जुलता सिस्टम था। तो एमकेएस सिस्टम के अंदर जो हीट की जो यूनिट है वो जूल है, और एसआई सिस्टम जो है उसके अंदर भी इसकी जो यूनिट है वो जूल है। और जूल जो है वो एनर्जी की भी यूनिट है, और हमने पहले ही कह दिया कि हीट एनर्जी है, तो इसलिए हमने इसकी भी क्या यूनिट दे दी, जूल दे दी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इसकी डायमेंशन क्या है, तो भाई डायमेंशन की बात की जाए तो जो वर्क की डायमेंशन है, जो एनर्जी की डायमेंशन है, वही हीट की डायमेंशन है। तो ml² T-2 इसकी डायमेंशन होगी। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है इसलिए मैं इसको रिकॉल नहीं कर रहा। ये डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे निकाली इसके फार्मूले से। अब बात करते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट है वो क्या है, कैलोरी। ये कैलोरी क्या है कि पुराने ज़माने के साइंटिस्ट ये समझते थे कि जब जो हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है, किसी किस्म का कोई फ्लूइड होता है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि भाई देखो, अगर कोई फ्लूइड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो उससे उसका मास भी बढ़ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो मेरा मास है वो 75 kg है,
तो जब गर्मी लगी मुझे, गर्मी की वजह से मेरा मास जो है वो 90 kg हो गया। तो मुझे क्यों हो गया भाई, गर्मी लग रही थी, गर्मी से मुझे जो है वो फ्लूइड मुझ में ट्रांसफर हुआ और मेरा मास बढ़ गया। तो ऐसा तो नहीं होता, किसी भी चीज़ का मास तो नहीं बढ़ता और गर्मी लगने से आपका मास तो नहीं बढ़ जाता ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो गया कि कैलोरी कोई फ्लूइड टाइप नहीं, लेकिन यूनिट जो है उन्होंने इसको, क्योंकि जो पुरानी बहुत चली आ रही थी यूनिट, तो उन्होंने इसको फेल नहीं होने दिया, इसको उन्होंने कंटिन्यू रखा। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश लोग थे वो यूज़ करते थे BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, हीट को मेजर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इनके कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन में हमारे पास है कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास 2 कैलोरी एनर्जी मौजूद है, जो कि फूड वगैरह में हम यूज़ करते हैं, ये बराबर होगी किसके, 2 को मल्टीप्लाई करें 4.2 से तो किसके बराबर होगी, 8.4 जूल के बराबर होगी। इन दोनों का मतलब सेम है। एक बंदा मुझसे कहता है मेरे पास 2 कैलोरी एनर्जी है, दूसरा कहता है मेरे पास 8.4 जूल एनर्जी है, तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं, कोई अलग बात नहीं। जैसे नहीं कहते, एक बंदा कहता है यार मैंने जो है वो 60 सेकंड में इस ग्राउंड का चक्कर लगाया, दूसरा कहता है 60 सेकंड, मैंने तो 1 मिनट में ग्राउंड का चक्कर लगा लिया। तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। इसी तरह कोई 2 कैलोरी का है, 8.4 जूल का है, तो एनर्जी सेम है। और BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात करें तो 1 BTU बराबर होता है 1055 जूल के, ये आपने याद रखना है। और BTU को अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कैलोरी में तो ये बराबर होता है 252 कैलोरी के। आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 BTU को कैलोरी में कन्वर्ट करें और फिर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दें, तो भी आपका आंसर यही आएगा 1055। तो ये हमारे पास हो गया कन्वर्जन। जो आगे अगर कहीं आता है तो हम उसको मजीद डिस्कस करेंगे। आपने ये वैल्यूज याद रखनी है, MCQ के अंदर अक्सर और बेशतर ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के बारे में अगर आपने समझना है तो आप स्टार्ट लेंगे टेम्परेचर की डेफिनेशन से, जो कि मोस्ट कॉमन सी डेफिनेशन है, जो हम सब मैट्रिक क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। इसका पहला पार्ट, द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और द कोल्डनेस। देखें, सपोज करें मेरे पास जो है एक आइस क्यूब मौजूद है बहुत सारे, और मेरे पास जो है वो हॉट बॉइलिंग वाटर मौजूद है, ठीक है। तो जब आप टच करेंगे आइस क्यूब को तो आप कहेंगे कि भाई ये कोल्ड है, ठीक है। और अगर आप टच करेंगे इस वाटर को तो आप कहेंगे कि ये हॉट है। तो मैं आपसे कहूँ, आपने मेजर कर लिया डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को, आपने मुझे बता दिया कि भाई ये चीज़ कोल्ड है, ये चीज़ हॉट है, तो ये तो आपके अपने सेंसेस हैं, ठीक है ना। तो यही टेम्परेचर है कि आप मेजर कर सकें किसी भी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस को, तो हमने उसको टेम्परेचर का नाम दिया। अब दूसरी तरफ अगर आए टेम्परेचर को मजीद डिटेल में पढ़े तो कहते हैं टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये भी बताता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है। और ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले हीट में भी बता चुका हूँ कि देखें टेम्परेचर से ही तो पता चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो आइस यहाँ पर मौजूद है, अगर मुझे ये नहीं भी पता कि इसका टेम्परेचर क्या है, जो कि मैं जानता हूँ इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, चलो अगर मुझे नहीं भी पता और इसका टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लेता हूँ मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो कंफर्म है कि अगर मैं इसको एनवायरनमेंट में रखूँ, इसको चूल्हे से हटा दूँ और इसको आइस को मैं एनवायरनमेंट में रखूँ, तो ये क्या होगा, फ्लो ऑफ हीट की वजह से ये आपका गर्म होना शुरू हो जाएगा। फ्लो ऑफ हीट कहाँ होगी, फ्लो ऑफ हीट होगी आपकी एनवायरनमेंट से, जो 34 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, उससे किस तरफ हीट फ्लो कर रही होगी, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही होगी, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो हॉट वाटर है, इससे एनवायरनमेंट की तरफ हीट आ रही होगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कौन बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है कि इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट का फ्लो ज़्यादा से कम की तरफ होता है, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ होता है। इसी तरह यहाँ पर भी डायरेक्शन ऑफ हीट का फ्लो कौन बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, तो ये भी बताता है। और तीसरी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। देखिए होता ये है कि हम समझ बैठते हैं कि हीट और टेम्परेचर दोनों एक ही बात है, वही हीट कह लो टेम्परेचर कह लो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम। ऑल्दो दे आर रिलेटेड बट दे आर टोटली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसकी वजह क्या है मैं इनको डिफरेंट कह रहा हूँ, उसके लिए आप समझे इस चीज़ से कि अगर सपोज करें मेरे पास एक गर्म गिलास मौजूद है पानी का और एक पतीली के अंदर गर्म पानी मौजूद है, ठीक है, दोनों बॉइलिंग वाटर है। अच्छा, इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग वाटर है ना, और जो आपके पास ये जो लेट्स से पतीली के अंदर मौजूद है वाटर, इसका टेम्परेचर भी बॉइलिंग वाटर है, कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दोनों का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दोनों का सेम है।
लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं, मैं कहूँ यार ये मैं किसी के हाथ के ऊपर डालना चाह रहा हूँ, मैं गर्म पानी जो कप के अंदर मौजूद है, जो गिलास के अंदर मौजूद है, ये हाथ पे डालूंगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, ये जो पूरी पतीली है ये हाथ पे डालूंगा। तो देखिए, अगर आप कम पानी डालेंगे हाथ पे तो हाथ आपका कम जलेगा, और ज़्यादा पानी डालेंगे और ज़्यादा जलना शुरू हो जाएगा, उबलता पानी और फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा आपके हाथ का, अगर आप ये उबलता हुआ पानी मुसलसल अपने हाथ पर डालते जाएं। वजह क्या है कि भाई दोनों का टेम्परेचर सेम था, लेकिन आप कहते हो कि ये वाले अगर बाल्टी डाला है या फॉर एग्जांपल पतीली से मैंने पानी डाला है हाथ पे तो नुकसान ज़्यादा हुआ है। देखो, इसका रीज़न ये है कि ऑल्दो द टेम्परेचर आर द सेम, बट हीट तो दोनों के पास अलग थी ना। इसके पास क्वांटिटी ऑफ हीट कम थी क्योंकि इसके पास मॉलिक्यूल जो थे वो कम थे जो हीट अप हुए हुए थे, और दूसरी तरफ इसके पास जो मॉलिक्यूल जो हीट अप हुए थे वो बहुत ज़्यादा थे, और वो ज़्यादा मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता आप तक आते गए तो हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र हुई आप में, और इस गिलास की वजह से हीट कम ट्रांसफ़र होती थी। तो इसीलिए हीट दोनों में अलग अलग है, इसके अंदर हीट जो है वो कम है और इसके अंदर हीट जो है वो ज़्यादा है। तो इससे ये बात तो हमें क्लियरली पता चल जाती है कि टेम्परेचर ऑल दो सेम हो भी तो हीट वेरी कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि हीट जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, एक एक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो आप तक ट्रांसफ़र हो रही होगी वो हीट है। इसलिए अगर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए तो हीट बढ़ जाती है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी को हम एवरेज देखें, सबका एवरेज ले लें, तो वो हमेशा सेम, गिलास हो चाहे एक बाल्टी हो गर्म बॉइलिंग वाटर की, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होगी। क्रिकेट में आप देखते हैं ना अक्सर कि एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाता हूँ क्रिकेट से, कि अगर 300 रन पहली वाली टीम ने बनाया तो आपका एवरेज क्या बनता है, आप कहेंगे 6 रन का एवरेज बनता है एक ओवर में। आपने एक ओवर खेला, 6 रन बनाया और बोला हम जीत गए, भाई वो एवरेज बताया था, आपने पूरा क्रिकेट मैच खेलना है तो वो जो पूरा आप खेलेंगे वो क्या होगा, वो आपका होगा हीट। लेकिन सब को मिला के जो हमने एवरेज निकाली है पूरे 50 ओवर में से, हमने जो एवरेज निकाली है एक ओवर का, वो आपका क्या बन गया, वो आपका बन गया एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, और वो आपका टेम्परेचर है। और जो टोटल आप पूरा मैच खेलेंगे वो आपकी हीट है जो ट्रांसफर होगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर और हीट में बहुत डिफरेंस है। तो इन डिफरेंसेस को हम देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं, लेकिन इससे पहले हम जरा यूनिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यूनिट्स भी क्योंकि डिफरेंसेस के अंदर आती है। हम जानते हैं कि जो एमकेएस सिस्टम है इसके अंदर जो यूनिट ऑफ हीट है वो क्या है, एमकेएस सिस्टम या फिर एसआई सिस्टम के अंदर केल्विन है, साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सीजीएस सिस्टम में सेल्सियस, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, और ब्रिटिश सिस्टम के अंदर हम फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हैं। ये तीनों जो है वो आपकी यूनिट्स हैं, इनकी कन्वर्जन डिटेल में डिस्कस करेंगे स्केल ऑफ टेम्परेचर वाले टॉपिक में, तो आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आप यूनिट्स याद कर लेंगे, 3 यूनिट्स है टेम्परेचर की जिसके अंदर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई क्या डिफरेंसेस हैं टेम्परेचर में, तो डिफरेंसेस जो है हीट और टेम्परेचर के अंदर कुछ इस तरह है कि पहली तो इनकी डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि डिफरेंस है कि ये एक एनर्जी है और ये जस्ट मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और द कोल्डनेस है। ये जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी है और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की। इसकी ऐसा यूनिट जूल है, किलोवाट आवर्स अदर यूनिट्स हैं, कैलोरी अदर यूनिट है, बीटीयू अदर यूनिट्स है। दूसरी तरफ इसकी जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है, जबकि अदर यूनिट सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है। तो ये आप डिफरेंसेस हैं जो डिस्कस कर सकते हैं हीट और टेम्परेचर के, ये भी देख लीजिए पेपर में अगर सवाल आ जाए तो। अब जरा उस सवाल की तरफ चलते हैं जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि अगर हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं एक स्टील रॉड को और एक वुड के पीस को, तो रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है मान लेते हैं कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसूलन तो इन दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपके लिहाज से, आप कहेंगे कि इसका टेम्परेचर भी कितना है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वुड जो पीस है इसका टेम्परेचर भी कितना है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन ये आपको ज़्यादा कोल्ड फील होता है और ये आपको इतना कोल्ड फील नहीं होता। तो इसकी वजह ये है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये आप तक हीट तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये ज़्यादा ठंडा है, जबकि वुडन पीस भी उतना ही टेम्परेचर रखता है, वो भी 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन ये इतना बेहतर आपको टेम्परेचर ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा, तो आप कहते हैं कि ये इतना ठंडा नहीं है। तो यहाँ आपके सेंसेस धोखा खा सकते हैं टेम्परेचर को मेजर करने में। तो वो एक आइस को लेके और बॉइलिंग वाटर को लेके तो चलो हम मान लेते हैं कि हमने टेम्परेचर मेजर कर लिया, आपने बता दिया कि भाई ये जो है वो ठंडा है, ये जो है वो गर्म है, लेकिन यहाँ पर आप फेल हो गए। दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो स्टील रॉड है वो ज़्यादा ठंडी है और जो
आपके वुडन पीस है वो कम ठंडा है, तो ऐसा नहीं है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो हमें कोई ऐसी मेजरिंग डिवाइस बनानी होगी जो कि टेम्परेचर को मेजर कर सके। इस डिवाइस को नाम दिया जाता है थर्मामीटर। हमें मालूम है जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अगर आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक करना होता है, उसे ये चेक करना होता है कि आपको बुखार है या नहीं है, तो वो थर्मामीटर की मदद से वो चेक करता है आपका टेम्परेचर। तो थर्मामीटर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं आप इसे, विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्मामीटर में यूजली जिस थर्मामीटर की हम बात करें जो डॉक्टरों के पास होता है, उसके अंदर ये लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो मरकरी का यूज़ करना किस लिए आपके लिए सूटेबल है? कुछ मरकरी की खासियत हैं जो इसको पीरियोडिक टेबल में सबसे अलग बनाती है। आपको पीरियोडिक टेबल में कोई भी दूसरा इससे मिलता जुलता एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो पहली क्वालिटी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाई इज़ द मरकरी यूज्ड इन थर्मामीटर, तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है जो किसी के पास भी नहीं है, वो ये है कि मरकरी इज़ द ओनली मैटर इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये सिर्फ वाहिद मेटल है जो आपको मिलेगा। इसके अलावा इट्स यूज्ड इन थर्मामीटर्स बिकॉज, अगर इसको हम ये देखें कि ये थर्मामीटर में क्यों यूज़ होता है, तो इसकी वजह है इसका हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अब ये हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को हम ऑल दो के अपने नेक्स्ट वीक के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इससे आइडिया दे देता हूँ। देखें, जब भी किसी चीज़ को हम हीट देते हैं तो हीट की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपेंड होता है, जो मेटल है वो एक्सपेंड होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। और जिस किसी का भी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हाई होता है, वो बहुत स्लाइट से चेंज के ऊपर भी वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि हम मरकरी को कहते हैं कि इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन काफ़ी हाई है। हल्का सा भी टेम्परेचर का चेंज आएगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, और इसके एक्सपेंड होने से ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमारे लिए जो टेम्परेचर को मेजर करना है वो नोटेबल हो जाएगा, वो ईजी हो जाएगा। एक ये इसका बेहतरीन पॉइंट है कि हम इस थर्मामीटर के अंदर मरकरी को यूज़ करते हैं। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट विच मेक इट वेरी सूटेबल टू मेजर द हायर टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है आपका वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका मरकरी उससे पहले है तो फिर ये एक्सपेंड नहीं होगा और आगे का टेम्परेचर आपको मेजर करके नहीं देगा। लेकिन इसकी खुसूसियत ये है मरकरी की कि ये हायर टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा इसका है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है। तो इसकी वजह से होता ये है कि ये इतने आराम से बॉयल होता नहीं है, आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी मेजर करके आराम से दे सकता है। तीसरी इसकी बहुत अच्छी बात हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। शाइनी अपीयरेंस से क्या फ़ायदा है कि ये आपको नज़र आएगा जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा ट्यूब के, और जब नीचे आ रहा होगा तो आपको क्लियरली शो हो रहा होगा। और इसके अलावा एक और इसकी क्वालिटी है कि इट डजंट स्टिक टू द ग्लास और द सरफेस ऑफ द ग्लास। ये ग्लास से या ग्लास सरफेस से स्टिक नहीं होता, चिपक नहीं जाता। इसका भी बड़ा एडवांटेज है। देखो, अगर ग्लास जिसमें थर्मामीटर को रखा गया है, जिससे हम मेजर कर रहे हैं, जिस ट्यूब के अंदर थर्मामीटर मौजूद है, अगर ये कहीं पर वहाँ स्टिक हो जाता है तो हम रीडिंग के अंदर गलती कर सकते हैं। जो थर्मामीटर ज़्यादा एक्सपेंड होना था वो आधा ऊपर चिपका हुआ है, कुछ नीचे रह गया, तो वो मेजरमेंट हमारी इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, इन क्वालिटीज़ की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि मरकरी सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं कह लूँ कि सूटेबल है थर्मामीटर में यूज्ड होने के लिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा मेटल या ऐसा कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं थर्मामीटर के अंदर। हाँ, हम कंडीशंस के ऊपर थर्मामीटर बना सकते हैं, जैसे कि हम बायोमेटेलिक स्ट्रिप की मदद से बना सकते हैं, वो भी हमारा आगे का टॉपिक है। लेकिन अभी हमने ये समझना है कि मरकरी हमने क्यों यूज़ करा। अब मरकरी की मदद से जो पहला थर्मामीटर बनाया गया था वो फ़ारेनहाइट था, जो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। अभी सिर्फ अमेरिका के अंदर इसका इस्तेमाल है। अमेरिका ने अभी तक इसको डिस्कार्ड नहीं किया है, अभी भी यूज़ कर रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया के अंदर जो आपका सेंटीग्रेड स्केल है वो चलना शुरू हो गया और सेंटीग्रेड स्केल यूज़ हो रहा है। अब सेंटीग्रेड स्केल जो जिसने बनाया उसने क्या सोच के सेंटीग्रेड स्केल बनाया, इसका मैं आपको थोड़ा सा आज की क्लास में आइडिया दे देता हूँ, एंड देन हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर। तो हुआ ये
कि हमारे पास उस वक्त या इस वक्त भी जो हम नॉर्मली दो चीज़ों के बारे में जानते हैं, वो एक है आइस, जिसको कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक है बॉइलिंग वाटर, जिसको हम बोलते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आइस की बात की जाए तो आइस को हम ये मानते हैं कि हमारे लिए लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, हालांकि इससे ज़्यादा लो टेम्परेचर भी है, लेकिन हमारे लिए आइस जब बन जाती है तो हम कहते हैं कि ये लोएस्ट टेम्परेचर है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे लिए हम कहते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर है, मान लेते हैं। हालांकि इससे हाई टेम्परेचर सन का तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो ऐसा नहीं है कि इससे हाईएस्ट टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। हम एक अगर पुराने दौर के अंदर जी रहे हैं तो ये दो चीज़ें हमें नॉर्मली नज़र आएंगी, एक आइस जिसको हम कह देंगे लो टेम्परेचर है इसका काफ़ी, और हाई टेम्परेचर किसको मानेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सेल्सियस जो साइंटिस्ट था उसने यही करा, उसने एक थर्मोमीटर बनाया, उस थर्मोमीटर के अंदर मरकरी प्लेस किया। उस थर्मामीटर की बिल्कुल भी मार्किंग नहीं हुई हुई थी, ठीक है। उसने उस थर्मामीटर को प्लेस कर दिया आइस में। तो आइस में प्लेस करने की वजह से आपका जो मरकरी था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके रुक गया। जिस पॉइंट पर आके वो रुक गया मरकरी, उसने उसे कह दिया लोअर फिक्स पॉइंट, और मान लिया गया कि वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सेल्सियस ने पहला आइडिया लिया। फिर इसने इसी थर्मामीटर को यहाँ से निकालने के बाद बॉइलिंग वाटर में प्लेस कर दिया। अच्छा, बॉइलिंग वाटर में पूरा डिप नहीं करना होता, उसकी जो स्टीम है वो यूज़ करनी होती है। आप ये नहीं कि पूरा बॉइलिंग वाटर में डिप कर देते हैं। स्टीम का टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बॉइलिंग वाटर में इसने इसको प्लेस करा। तो बॉइलिंग वाटर की वजह से जब इसको हीट मिली तो मरकरी एक्सपैंड हुआ। एक्सपैंड होने के बाद एक ख़ास पॉइंट पर आकर मरकरी जो है वो रुक गया। इस पॉइंट को उसने नाम दिया अपर फिक्स पॉइंट का, और इसको मान दिया इसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसने इन बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 100 सेगमेंट्स बना लिए, और हर सेगमेंट को 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ इस 100 और 0 के बीच में क्या होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 और 0 के बीच में क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसी तरह हम 0 से 25 के बीच में देखें तो 25 इसने इक्वली डिस्प्लेस मार्क लगा दिए, और हर मार्क को कितना कह दिया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसका मतलब इस तरह जो है आपका थर्मामीटर जो है वो डेवलप्ड हुआ। अब आगे आता है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल आपका डेवलप्ड हो चुका था, और फ़ारेनहाइट ने जो आपका सॉल्ट एंड वाटर होता है ना, असल में होता है ये, आपका जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप 0 मान ले तो आपका सॉल्ट एंड वाटर और मज़ीद लो नीचे जाके जो है ना वो कहीं फ्रीज होता है, उसका टेम्परेचर और लो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीग्रेड स्केल के अंदर उसका जो टेम्परेचर होगा वो नेगेटिव में होगा। लेकिन फ़ारेनहाइट ने जो स्केल डेवलप किया था, कहते हैं कि उसने उसी को एज ए स्टैंडर्ड माना था, आई थिंक सो। तो यही वजह है कि जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल का 0 है वो सेंटीग्रेड स्केल का 0 नहीं हो सकता। तो फिर हमें ये चेक करना होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था सेंटीग्रेड स्केल में। जब हमने इसे चेक करा कि फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा तो पता चला ये 32 फ़ारेनहाइट है। हम तो ऑलरेडी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है हम इसको क्या मानते हैं, हम इसको मानते हैं ये हमारा लोअर फिक्स पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीग्रेड स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड था वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो गया, 32। अब हमने दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है, हमने चेक करना है अपर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट जो है वो सेंटीग्रेड स्केल में कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है, तो पता ये चला फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर अपर फिक्स पॉइंट जो है वो आपका कितना आ रहा है, 212 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपने स्टैंडर्ड कुछ और रखे थे, जिसकी वजह से लोअर फिक्स पॉइंट से लेके अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो गैप आया वो कितने सेगमेंट का आया। अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, हम 212 को जो कि हमारा अपर फिक्स पॉइंट है माइनस करेंगे किससे, 32 से जो हमारा लोअर फिक्स पॉइंट है, हमारे पास आंसर आया 180। तो इसके जो अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान मार्क थे वो 180 मार्क थे, और एक जो मार्क था उसने उसको नाम दिया था 1 फ़ारेनहाइट। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इसने मार्क लगाए थे, और एक मार्क को इसने नाम दिया था किसका, 1 फ़ारेनहाइट का। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर स्केल, और इसका कन्वर्जन जो है वो हमें समझना होगा। चलते हैं तीसरे स्केल की तरफ जो कि केल्विन ने डेवलप किया था। और वो किस तरह केल्विन ने बनाया था, ये देखें, चार्ल्स ने हमें बता दिया था कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
टेम्परेचर के, ये हम चार्ल्स लॉ में पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो वैसे तो हम जानते हैं कि अगर हम एक गैस लें, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करें तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन होते 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 एक वक्त आएगा आपकी जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, खत्म नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है और वो जीरो हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे वॉल्यूम ऑफ अ गैस वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आइडियली तो ये टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसने थ्योरेटिकली एक टेम्परेचर स्केल बनाया। किस तरह बनाया? इसने एक ग्राफ बनाया बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब जैसे जैसे इसने आइडियल गैस ली, आइडियल गैस का जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू किया तो क्या हुआ, उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना शुरू हुआ। तो उसने मार्क लगाना शुरू कर दिए, टेम्परेचर कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ। अब आगे जाके आपकी जो गैस थी ना वो तो हो गई लिक्विफाई। आजकल लिक्विड ऑक्सीजन बहुत चल रही, आप देख रहे होंगे कि उसकी डिमांड है, ब्लैक के अंदर लोग बेच रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन क्या है कि कम जगह के ऊपर अगर आपने ज़्यादा गैस रखनी है तो आप उसको लिक्विफाई करके रख सकते हैं। तो सिलेंडर में आपके पास लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो अब यहाँ पर भी यही हुआ कि आपकी गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होते होते उसके मॉलिक्यूल्स इतने करीब चले गए कि वो गैस से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका वॉल्यूम जीरो तो नहीं हुआ ना। तो इसका जो ग्राफ था वो यहाँ के रुक गया। लेकिन इसी ने इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करना शुरू किया और ये चेक किया कि ये कहाँ पर जाकर मिलेगी, एक्स एक्सिस से। तो इसका मतलब जब ये एक्स एक्सिस से जाकर मिलेगी तो ये वो पॉइंट होगा ना जहाँ पर वाई वाली वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। तो इसने कहा कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये लाइन जाकर मिल रही है एक्स एक्सिस से, और ये शो कर रही है कि ये वो टेम्परेचर है जहां पर वॉल्यूम ऑफ अ गैस जीरो हो चुका होगा और इससे कम टेम्परेचर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो इस टेम्परेचर को नाम दे दिया गया एब्सोल्यूट जीरो। और इसने यहां से स्टार्ट लिया, इसने बोला कि भाई ये जीरो केल्विन है। ऑल दो के सेंटीग्रेड स्केल में -273 डिग्री पीछे जाके हमें हासिल हुआ है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां से अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो इसने इस पॉइंट को नाम दे दिया जीरो केल्विन का। तो इसका स्केल में सिर्फ ये डिफरेंस आया, सेंटीग्रेड स्केल से इसने ग्राफ बनाया था। तो सिर्फ किसका डिफरेंस आया, 273 डिजिट नंबर्स का डिफरेंस आया कि अगर आप 273 ऐड कर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, केल्विन और सेंटीग्रेड स्केल का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो मार्क जो कि 273 डिग्री था, इसने इसको जीरो केल्विन का नाम दिया। और इसी तरह इसी वजह से जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था वो बन गया 273 केल्विन आपका। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक टेम्परेचर जिसकी ऐसा यूनिट टेम्परेचर की केल्विन रख ली गई क्योंकि ये एब्सोल्यूट जीरो को बता रही थी। और इसने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को कंसीडर किया। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है वाटर का जहां पर आपको वाटर लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों स्टेट के अंदर मिलता है। ये हम हासिल कर सकते हैं किस तरह, अगर हम प्रेशर ज्यादा अप्लाई करें, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के ऊपर जाके आपको ये तीनों स्टेट वाटर की मिल सकती है। तो वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आपका कहलाता है। अब यहाँ पर जो आपके पास लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल था जो हासिल हम कर सकते थे वो कितना था, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन रियल में ये टेम्परेचर अभी तक किसी ने हासिल नहीं किया है, लोग इसकी दौड़ के अंदर लग गए। जब ये केल्विन ने इन्वेंट कर दी ना, ये बात कह दी, तो लोग इसके पीछे पड़ गए कि यार कौन सी ऐसी चीज है जिसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो इन्होंने दुनिया के अंदर सर्च करी, दुनिया के अंदर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मौजूद है अर्थ के ऊपर। बाकी गैस को लिक्विफाई किया जाए तो उसके टेम्परेचर बहुत कम हो जाते हैं। नाइट्रोजन गैस को लिक्विफाई करो उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, ऑक्सीजन को करो उसका टेम्परेचर और कम होता है। तो लोएस्ट टेम्परेचर हमें मिल रहे थे लेकिन -273 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं मिला। हम जस्ट अ फ्रैक्शन पीछे हैं फिलहाल। एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है एब्सोल्यूट जीरो के नाम से, नोवा वालों ने बनाई, बड़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है। आप यूट्यूब के ऊपर लिख सकते हैं नोवा वालों की डॉक्यूमेंट्री, अप्रोच टू एब्सोल्यूट जीरो ऐसा कुछ करके है। और वो बड़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह लोग इस एब्सोल्यूट जीरो वाले टेम्परेचर को हासिल करने के पीछे पड़ गए कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो हम काफी हद तक क्लोज पहुंच चुके हैं, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि ये एग्जिस्ट करता होगा। और ये अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यहाँ हम इसको राउंड ऑफ करके कह रहे हैं कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो इस तरह आपका जो एब्सोल्यूट जीरो था वो डेवलप हुआ। ये एब्सोल्यूट जीरो का जो मतलब है वो इसी केल्विन स्केल से निकला कि एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है कि बिलो विच देयर इज नो टेम्परेचर एग्जिस्ट, इसके नीचे कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। अगर मेरे पास, ये बात तो क्लियर है कि जो डिफरेंस है सेंटीग्रेड स्केल में और केल्विन स्केल में वो 273 का है। तो अगर मेरे पास कोई कहता है कि टेम्परेचर जो है वो केल्विन के अंदर मुझे रिक्वायर्ड है
और उसने मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है सेंटीग्रेड में। तो बहुत आसान सा एक कन्वर्जन जो आप करते आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर और मैट्रिक क्लास की फिजिक्स के अंदर भी, आपने क्या करना है, सिर्फ 273 को ऐड करना है। इसके अंदर ऐड करना है जो भी टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में दिया हुआ है उसमें 273 ऐड कर लें, आपके पास केल्विन स्केल का टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत इजी वर्डिंग में आपसे पूछ लेता हूँ कि मुझे बताएं 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होगा। तो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया कितना, 273। ये मैंने इसके अंदर ऐड करा तो मेरे पास जवाब क्या आ गया, 3,789,293 केल्विन। तो इसका मतलब ये हुआ सेंटीग्रेड में जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वो केल्विन स्केल के अंदर 293 केल्विन के बराबर है। अगर इसी को रिवर्स कर दूं, मैं आपसे बोलूं मुझे टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड स्केल में दिया हुआ है और मुझे उसको टेम्परेचर जो है मुझे वो केल्विन स्केल के अंदर दिया हुआ है और मुझे वो सेंटीग्रेड स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐड करने के बजाय आप माइनस कर लेंगे। तो आप इसमें से 273 माइनस कर लीजिए, आपको मिल जाएगा सेंटीग्रेड स्केल के अंदर टेम्परेचर। इसी को देख लेते हैं, अगर मुझे केल्विन में दिया हुआ है, अब मैं प्लस करने के बजाय क्या करूंगा, माइनस करूंगा। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को माइनस करूं तो क्या जवाब आएगा, 20 जवाब आएगा। और 20 जो होगा मेरा टेम्परेचर किसके अंदर होगा, सेंटीग्रेड स्केल के अंदर होगा। तो ये तो था एक बहुत इजी सा कन्वर्जन बिटवीन टू टेम्परेचर स्केल, क्योंकि इतना खास उसने कोई चेंज लिया नहीं, उसने सिर्फ ये कहा कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो पॉइंट है जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो जाता है, तो हमारा एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ से हमारा टेम्परेचर स्केल स्टार्ट होना चाहिए। इसलिए कोई बिग डिफरेंस आपको नजर नहीं आता। लेकिन फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में एक बड़ा चेंज है, तो उसका कन्वर्जन स्केल किस तरह डेवलप हुआ, अब हमें वो जरा डिस्कस करना है। अगर हम बात करते हैं कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का क्या रिलेशन है, हमें इसके दरमियान कोई फार्मूला बनाना है कि किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीग्रेड स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर या फ़ारेनहाइट स्केल को सेंटीग्रेड स्केल के अंदर। तो इसका फार्मूला ज़रा मैं आपको ग्राफिकली समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर ग्राफ में मैं एक साइड के ऊपर सेंटीग्रेड स्केल ले लूँ, सेल्सियस स्केल ले लूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, और फ़ारेनहाइट स्केल को मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर। अब जो मार्किंग है वो कुछ इस तरह से की जा रही है कि ये जो पॉइंट है मेरा ये ज़ीरो है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सेल्सियस स्केल का ज़ीरो है और ये फ़ारेनहाइट स्केल का भी ज़ीरो है। अब इसके बाद अगला जो एक बिग ब्लॉक का डिस्टेंस है ये मैं मान लेता हूँ ये कितना है, ये आपका 5 डिग्री सेल्सियस है। तो अगला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड सो ऑन 20, 30, 40, 50, 60 और इस यहाँ जाके आपका कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस। तो जीरो से यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट से अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दी। दूसरी तरफ अगर मैं फ़ारेनहाइट की तरफ जाऊँ तो फ़ारेनहाइट के अंदर मैं एक जो स्केल, एक जो आपका बॉक्स है इसको मैं मान लेता हूँ ये 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो ये हो गया आपका 10, इस तरह ये हो गया आपका 20 एंड सो ऑन। अगर हम ऊपर की तरफ जाते जाएं तो हमें कहीं ना कहीं ऊपर जाके जो मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क लेकर जा रहा हूँ मुझे 200 मिलेगा। और अगर मैं बात कर रहा हूँ अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट की तो मुझे मिलेगा अपर फिक्स पॉइंट इससे थोड़ा सा ऊपर की, जो 200 अगर ये है तो इससे थोड़ा सा ऊपर की एक लाइन जो होगी वो आपकी होगी 212 की, सपोज कर लेते हैं यहाँ कहीं 212 मौजूद होगा। और 32 जो लोअर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में हमने डिसाइड किया था वो ये अगर 30 है तो 30 से थोड़ा ऊपर कहीं मौजूद होगा 32। तो एक ग्राफ मैंने बनाया जनरली। अब मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है अपर फिक्स पॉइंट को, और अगर मैं बात करूं इस लाइन की तो ये सेंटीग्रेड स्केल के अपर फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करिए। जहां पर ये दोनों स्केल एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वो पॉइंट है जो कहलाएगा अपर फिक्स पॉइंट दोनों स्केल के ऊपर एट द सेम टाइम। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर मैं चेक करूं तो ये 212 है और यहाँ से चेक करूं तो ये 100 है, तो दोनों स्केल का ये पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट कहलाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं लोअर फिक्स पॉइंट की बात करूं तो ये यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर 32 है और नीचे से अगर चेक करूं तो 0 है, तो ये कहलाएगा लोअर फिक्स पॉइंट। तो मैं अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान एक लाइन, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कन्वर्जन को बिटवीन फ़ारेनहाइट स्केल के, कितना चेंज करेंगे सेल्सियस स्केल को तो कितना चेंज आएगा फ़ारेनहाइट स्केल में। ये लाइन वो रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप वाली लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है इन दोनों के चेंज को। अब एक चीज तो यहाँ पर हमें क्लियरली नजर आ रही है, सेल्सियस स्केल का जो 0 है
वो इसके 32 के बराबर होगा, क्योंकि 32 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं पहली रीडिंग आपसे पूछूं कि अगर मैं पहली रीडिंग यहाँ पर शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, तो पहली रीडिंग क्या होगी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल में। जो मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो फ़ारेनहाइट स्केल में 32 के बराबर तो होगा ही होगा, ठीक है। और अगर मैं एक रैंडम वैल्यू ले लूँ, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होगा, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा मेरा, यहाँ से हम चेक करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ये मैंने किस तरह निकाला, मैंने इस तरह निकाला कि मैं 10 से ऊपर गया, इस लाइन पर टच करा, क्योंकि ये इंटर कन्वर्जन की लाइन है, और यहाँ से मैं चले गया वाई एक्सिस की तरफ, तो यहाँ मुझे पता चला 50 फ़ारेनहाइट के बराबर हो। लेकिन हमें तो एक फार्मूला डेवलप करना है, ठीक है ना। तो अब जरा अगली वैल्यू को देखें, 32 तो ऐड करना ही करना है। 32 तो क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल आपसे आगे निकला हुआ है ना, वो तो आपने ऐड करना ही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें कि जो चेंज आ रहा है सेंटीग्रेड स्केल में, वो है 0 से 100 के दरमियान, यानी कि जो चेंज है सेंटीग्रेड स्केल का वो कितना है 100 अपर फिक्स पॉइंट से लोअर फिक्स पॉइंट, और जो चेंज है फ़ारेनहाइट स्केल में वो कितना है 180 डिवीजन का चेंज है। तो इसके 100 डिग्री का चेंज इसके 180 डिग्री के चेंज के बराबर होगा। अब आप कहेंगे कैसे बराबर होगा, भाई ये भी अपर से लोअर फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटीग्रेड स्केल में वो भी अपर से लोअर फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस है, लेकिन वो फ़ारेनहाइट स्केल में, तो दोनों एक तरह से बराबर वैल्यूज हैं। अब अगर मुझे ये चेक करना है, इसको रेशो में कन्वर्ट करना है, तो रेशो के अंदर ये वैल्यूज कितनी बन जाएंगी, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं 180 को मैं डिवाइड कर दूं किससे 100 से, तो मेरे पास आएगा 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 1.8। तो इससे पता है क्या चल रहा है, इससे पता है ये चल रहा है 1 डिग्री का जो चेंज है ना, जो मेरे पास सेंटीग्रेड स्केल में हासिल हो रहा है, वो अगर मैं चेक करना चाहूँ फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है, तो 1.8 के बराबर है। यानी कि 1 डिग्री का सेंटीग्रेड का चेंज फ़ारेनहाइट स्केल में बराबर है 1.8 डिग्री के चेंज के, क्योंकि जो 100 डिग्री का चेंज है वो 180 के डिग्री के बराबर है। तो एक का चेंज अगर मैं निकालूं तो कितना आ रहा है 1.8 का चेंज आ रहा है, 1 डिग्री का चेंज बराबर है 1.8 फ़ारेनहाइट के, क्योंकि उसका जो 100 है वो उसका 180 है। अब जरा मैं आपसे पूछूं, बताएं 1 डिग्री 100 डिग्री जो है वो बराबर है 212 के, तो बताएं 1 डिग्री किसके बराबर होगा, अगर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका क्या होगा, अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं 1.8 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, क्योंकि उसका 1 बराबर है 1.8 के, और 32 तो मुझे चलना ही चलना है ना, 32 तो वो स्केल हमसे आगे निकला हुआ ही है, तो 32 तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, 32 तो मुझे हर बार ऐड करना होगा। तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा 32 प्लस 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करें कितना बन जाता है 1 डिग्री बराबर हो गया, इसको अगर आप ऐड कर लें कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, 1.8 को इसमें ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा 33.8। अच्छा, अगर मैं रैंडम वैल्यू यहीं से कोई निकाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 डिग्री की बात करता हूँ, चले अभी 2 डिग्री के अंदर अगर मैं करूंगा तो अब 1.8 मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि जो सेंटीग्रेड में 1 है वो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 1.8 है, जो सेंटीग्रेड स्केल में 2 है वो फ़ारेनहाइट स्केल में 1.8 है। तो सेंटीग्रेड स्केल में मल्टीप्लाई बाय 1.8 करेंगे तो आंसर आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3.6, ठीक है। तो 3.6 मेरे पास आंसर आ जाएगा। 32 को 3.6 में ऐड करो कितना हो जाएगा 35.6। इसी तरह मैं जरा इस वाली वैल्यू को लेता हूँ 10 वाली को, क्या 10 का आंसर सही आता है या नहीं ये चेक करते हैं। 10 हमारा बराबर था 50 के फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर, तो देखें 32 तो मुझे ऐड करना ही करना है, इतना स्केल तो हमारा आगे भागा हुआ ही है। 1.8 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 10 से, तो ऐड होने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आंसर आएगा 18, 18 को जमा करूंगा 32 में कितना हो जाएगा 50, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सही आ रहा है। एंड सो ऑन, अगर मैं इसी तरह आगे की तरफ चलता जाऊं तो जितने भी कन्वर्जन है वो हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो कन्वर्जन समझ में आ रहा है, जैसे 50 का यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ तो 50 का कैसे निकालूंगा 32 प्लस 1.8 इंटू 50, और अगर यहाँ मुझे चेक करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज तो कैसे चेक करूंगा, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया,
और ये आपका 50 हो गया, तो 50 की लाइन यहाँ जाके जिससे मिल रही होगी वो आपका फ़ारेनहाइट स्केल में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल का चेंज। लेकिन अब मुझे तो एक फार्मूला बनाना है, ये तो मैंने आपको रैंडम वैसी वैल्यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बता दी ना। अगर मुझे एक फार्मूला बनाना है तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला इसका कुछ इस तरह बनेगा कि अगर मुझे कन्वर्ट करना उससे पहले फार्मूले को देख लेते हैं। फार्मूला इसका कुछ इस तरह बनेगा कि जो भी मेरा फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर अगर मुझे रीडिंग चाहिए फ़ारेनहाइट की, ठीक है, तो जो भी सेंटीग्रेड स्केल की रीडिंग है, टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल है, उसको 1.8 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा लाजमी, और उसके अंदर ऐड करना होगा 32। 32 तो कहीं नहीं जा सकता क्योंकि 32 तो वो आगे भागा भाई। और 1.8 को क्यों ऐड करना है, क्योंकि उसका 1 डिग्री का चेंज बराबर है 1.8 के। तो अगर 10 डिग्री का चेंज आएगा तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, 20 का आएगा तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से। तो जितने डिग्री का भी सेंटीग्रेड में चेंज आएगा वो उसका 1.8 टाइम्स होगा, ठीक है, एक 1.8 के बराबर है। तो ये आपके पास फार्मूला भी एक तरह से बन गया। इस फार्मूले को अगर मैं और आसान कर दूं आपके लिए, बजाय इसके कि आप ये फार्मूला याद करें, ड्राइव करना था, समझना जरूरी था, लेकिन आपके पास तो जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर तो हमें फार्मूला याद करना है। तो इसका आसान सा हल ये है, इसका फार्मूला जो है याद करने का तरीका है, आपके पास 5 फिंगर्स होती है ना हैंड्स में, तो इसको कर दें 5F इज इक्वल टू 9C टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल। 9C जो है मेरी क्लास थी जो मैं पढ़ाता था 2-3-4 साल पहले, 9 क्लास को, और बस भी चलती थी 9C की। तो 5F इज इक्वल टू 9C और प्लस जिस तरह 273 कांस्टेंट आपने याद किया हुआ, इसका कांस्टेंट याद कर लें 160। ये मैंने किस तरह ड्राइव किया, ये मैंने सिंपली ड्राइव किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे मल्टीप्लाई करवाया पूरी इस फैक्टर्स को 5 से। अगर आप इस पूरे फैक्टर्स को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा मल्टीप्लाई करने से इसका डेसिमल भी शिफ्ट हो गया और एक ऐसा फार्मूला बन गया जिसको याद करना आसान है। आप चाहें तो याद कर लें, नहीं करें तो ये वाला फार्मूला आपके पास वैलिड है। इसको मजीद अगर अरेंज करना चाहो तो ये फार्मूला, ये भी कई कई जगहों पर ये फार्मूला इस तरह लिखा हुआ था, TF इज इक्वल टू 32 प्लस, अब देखिए 1.8 का अगर मुझे डेसिमल खत्म करना है तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 18, तो फिर 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10, तो कितना बन जाएगा 9/5। अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब ये हो गया 1.8, कैलकुलेटर में लिख के इज इक्वल टू का बटन दबाए ना तो वो 9/5 देगा, तो 1.8 बराबर होता है 9/5 के। तो फ्रैक्शन के अंदर अगर आप लिखना चाह रहे हैं, डेसिमल हटाना चाह रहे हैं, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये सारे कन्वर्जन के फार्मूले हैं फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड स्केल के। आपने क्या करना है कि आपने, आपको जो अच्छा लगे आप वो याद कर लें। ये सबसे ज़्यादा आसान फार्मूला है, इसलिए मैं इस फार्मूले से चीज़ें सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा, अगर आपको सेंटीग्रेड स्केल की वैल्यू दी हुई है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर फ़ारेनहाइट की दी हुई है तो 160 को वहाँ भेज दीजिएगा, माइनस हो जाएगा, 9 डिवाइड में चले आएगा, तो आपके पास सेंटीग्रेड स्केल का फार्मूला भी बन जाएगा कि किस तरह आप फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में। अब आपको एक सवाल दिया है कि कन्वर्ट करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फिर केल्विन में। अच्छा, एक चीज़ आपने और याद कर लेनी है, वो ये है कि देखिए सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का इंटर कन्वर्जन मौजूद है, ठीक है, सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल का इंटर कन्वर्जन मौजूद है, लेकिन केल्विन और फ़ारेनहाइट का कोई फार्मूला हमने ड्राइव नहीं करा है। तो जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा फ़ारेनहाइट को केल्विन में, तो आप पहले फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में करेंगे और फिर सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। ये ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि आप कोई नया फार्मूला ड्राइव करें। ये फार्मूला ड्राइव नहीं हुआ केल्विन और फ़ारेनहाइट के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये याद रखिएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कन्वर्जन की तरफ। किस तरह आप इसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका है कि भैया इसने मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है सेंटीग्रेड का, तो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर पर रखा जाएगा। तो 5 को TF एज इट इज इक्वल टू 9C। 9C कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 160। अच्छा जी, अब मुझे बताएं 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 20 से कितना हो जाएगा, 9 2 सा 18, तो 18 आ गया और 0 एज इट इज प्लस 160 और आपका 5F एज इट इज 5 टाइम्स T ऑफ F एज इट इज। अच्छा जी, अब इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा,
इन दोनों का अगर हम ऐड करें कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आंसर आएगा, ये हो गया 100 100 200 और ये 300 300 हो गया और 340 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 8 और 4 कितना होता है 14, तो 40 और 1 उसके पास कैरी चली गया तो 300। अच्छा, अब क्योंकि मुझे टी एफ चाहिए तो यहाँ से मैं एफ को, टी एफ को ये रहने देता हूँ, 5 को दूसरी तरफ भेज दूंगा, 5 यहाँ जाके डिवाइड हो जाए। अब जरा इसको 5 से डिवाइड करते हैं, किस तरह डिवाइड होगा, 5 के टेबल में 30 कहाँ तक पढ़ने में आता है, 5 6 30, 4 आपका कैरी चलेगी, 40 हो गया। 5 के टेबल में 40 कहाँ तक पढ़ने में आता है, 8 टाइम्स पढ़ने में आता है, तो आपके पास आ गया 68। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बराबर होगा 68, क्योंकि एफ फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हुआ तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, फ़ारेनहाइट। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो आपसे कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो कराने की ज़रूरत है। केल्विन का कांस्टेंट तो आपको मालूम है ना भाई, तो उसकी मदद से आप ज़रा कन्वर्ट करके मुझे बताएं कि क्या आंसर आएगा केल्विन स्केल का। जो आपका चैट है, चैट के अंदर आप आंसर बता सकते हैं, चैट मैंने ऑन करी हुई है ना, प्राइवेट चैट, तो वहाँ पे आप आंसर मुझे बता सकते हैं कि केल्विन स्केल का आंसर क्या आएगा इसका। एक आसान सा सवाल। अच्छा जी, अब ज़रा आपकी बुक की प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं इससे रिलेटेड। आपको बुक लेने की या देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास नोट्स के अंदर हर चीज़ मौजूद है, जितने भी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ बुक के न्यूमेरिकल्स, पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जितनी भी है वो सब आपकी जो नोट्स है उसके अंदर मौजूद है। तो आपके पास नोट्स होने चाहिए सामने, ठीक है ना। तो नोट्स के अंदर आप देखेंगे पेज नंबर 2 के ऊपर ये सब मौजूद है। तो हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.1 की। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कहता है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज दिस टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल। तो ये मैं नहीं कराऊंगा, ये मुझे आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। 5 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूँ, आराम से तसल्ली से इसे सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर बताएं कि क्या आता है। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है ज़रा वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए जाऊँगा। अच्छा जी, किसी का भी माइक मैं अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ कि बताएं इसका आंसर क्या है। बाकी इसके अलावा चैट के अंदर, तो चैट तो प्राइवेटली ऑन है, मतलब आप मैसेज करेंगे तो मुझ तक पहुंच जाएगा, इसके अलावा किसी को नहीं पता चलेगा। तो आंसर्स आप मुझे बताते जाएं ताकि मैं वेरीफाई कर लूँ आप लोग आंसर सही आ रहे हैं नहीं। फार्मूला आपको मैंने 3 बता दिए। अच्छा, फार्मूला एक ही है, अरेंज करके उनको 3 तरीकों में मैंने करा हुआ। जो आपको अच्छा लगे आप उस फार्मूले से सॉल्व करें और मुझे बस आंसर की तरफ लेकर जाए कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। हरीबा शाहिद अली, गुड, शाबाश। एक बार अच्छी तरह और देखो। हाँ, सही है। अभी तक एक आंसर आया। अब रैंडमली किसी का भी माइक में अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ कि इसका आंसर क्या है। मुमकिन ये भी है कि हम जो है वो, मैं आपको रिमोट एक्सेस दे दूँ और आप मुझे यहाँ सॉल्व करके दिखाएं, ये भी कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हैंडल करेंगे। अभी इनिशियली सिर्फ ये करना है कि सॉल्व करना है। जी, तो सवेर आपको समझ में ही नहीं आया सिरे से। चलें जी, अब आप ये नोट कर लें अपने पास। एट द एंड में दोबारा इस सवाल को सॉल्व करवाऊंगा तो आपको बताता हूँ। बाकी आंसर आना शुरू हो गए हैं। अक्सा ने आंसर दे दिया है, मरियम ने दे दिया है, गुड। एंड वे आर द अदर्स, हरी, शाबाश, गुड। मुस्कान ने भी आंसर दे दिया है। कायनात रहमान का कहना है दोबारा बता दें। पहली बार क्या गलत बताया था? वरीशा ने भी यही कहा है। और भैया चलें, क्योंकि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो बनता है, इतना तो हक है आपका। तो एट द एंड जो है ना, जब लेक्चर एंड होता है तो मैं ये जो 98.4 फ़ारेनहाइट वाला कन्वर्जन है मैं आपको कराऊंगा।
जिसको समझ में नहीं है वहाँ से समझ लेना, लेकिन काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को समझ में आया, उन्होंने आंसर भी बता दिए। तो क्या वजह है, वो ज़्यादा एक्टिव थे या फिर। खैर, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। एट द एंड मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराता हूँ। माहिन, इतना गलत आंसर नहीं आ सकता भाई। चलें जी। तो जो आपका पहला पार्ट था उसका आंसर आएगा 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। राउंड ऑफ वगैरह कर लेंगे तो उसके बाद। अब चलते हैं ज़रा इसके दूसरे पार्ट की तरफ। जो दूसरा पार्ट है वो ये कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर डू द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल कॉन्साइड। कॉन्साइड मतलब मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी? क्या कोई ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? बहरहाल आंसर में लिखा हुआ है -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट वो टेम्परेचर, इसमें दोनों स्केल सेम हो जाते हैं। हमने अब ये मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो इसने जो हमें डेटा दिया है, डेटा के एतबार से ये कह रहा है कि आपका जो भी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल का, वो बराबर हो जाएगा किसके? वो बराबर हो जाएगा टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल। ये उसने मुझसे कहा है। अब बजाय इसके कि मैं दो वेरिएबल कंसीडर करूं, टी एफ एक वेरिएबल है, टी सी दूसरा वेरिएबल है, मैं क्यों ना इनको एक ही वेरिएबल मान लूं? क्योंकि जब दोनों सेम है तो इनको अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत है? इससे वेरिएबल कम हो जाता है। याद है लॉजिक हमने फर्स्ट ईयर में बहुत बार अप्लाई की थी। जहां दो वेरिएबल सेम हो जाते थे हम उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके नाम दे देते कोई भी। तो अब आपकी मर्जी है, इसको कुछ भी नाम दे दे। लेट्स सपोज मैं नाम दे देता हूँ इसको एक्स का। तो मान लेते हैं एक्स वो टेम्परेचर है जिसके अंदर ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो ये आपके डेटा का हो गया पहला पोर्शन। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है कि हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला इसका क्या है? नेक्स्ट हेडिंग अगर मैं फार्मूले की डाल दूँ तो फार्मूला हम लोग सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल के दरमियान जो फार्मूला है वो हम ड्राइव कर चुके हैं। वो वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने के। अच्छा जी, फार्मूला है आपका 5F। इजी वाला जो मैंने बनाया था वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। 5F यानी कि 5 टेम्परेचर 5 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल्स टू 9 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड स्केल, और कांस्टेंट कितना था इसका? 160। अब देखिए, आप ये कह रहे हैं कि दोनों टेम्परेचर बराबर हैं, तो ना टीएफ कहने की ज़रूरत है ना टीसी कहने की ज़रूरत है। आप उसे क्या कह सकते हैं? एक्स कह सकते हैं। तो जहाँ पर मेरे पास टीएफ आ रहा है उसकी जगह भी मैं एक्स रख दूंगा ताकि एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, और जहाँ पर मेरे पास टीसी आ रहा है उसकी जगह भी मैं क्या रख दूंगा? एक्स रख दूंगा ताकि दोनों एक वेरिएबल के अंदर मेरे कन्वर्ट हो जाए, दो वेरिएबल। अगले स्टेप में अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि एक्स एक्स के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ये वाली वैल्यूज एक तरफ होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से 9x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 5x, दूसरी तरफ मेरे पास एग्जैक्टली 160 सेम रहेगा। इसको मैंने मूव नहीं करा है तो 160 अपनी जगह पे रहेगा। जबकि जो मेरे पास 9x है यहाँ पर प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ आके कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आंसर आएगा माइनस का 4x। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है ना। 5 माइनस 9x, तो माइनस बड़े के साथ मौजूद है। 9 में से 5 को माइनस करेंगे और माइनस लगा देंगे। माइनस का 4 आंसर आ गया, इज इक्वल टू 160। अब फाइनली हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x का मतलब है टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल एट द सेम टाइम टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, और दोनों सेम हो गए। तो x को फाइंड आउट करने के लिए x को हम यहीं पर रहने देते हैं और दूसरी तरफ भेज देते हैं किसको? -4 को। तो 160 डिवाइडेड बाय -4 हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर कैंसिलेशन 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा। तो मेरे पास आंसर आ गया, माइनस ऊपर शिफ्ट कर दिया 40 डिग्री। अब आपसे कोई पूछे कि ये सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट का है, तो भाई x रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों के टेम्परेचर को, तो ये दोनों का टेम्परेचर आ चुका है। अब जो आंसर आपसे पूछा जाएगा कि वो एट व्हाट टेम्परेचर द बोथ स्केल विल कोइंसाइड विद ईच अदर, तो मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू होगी मेरी -40 डिग्री, जिसके ऊपर -40 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो, दोनों टेम्परेचर आपके क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये आपकी बुक का जो था वो क्वेश्चन था टेम्परेचर से रिलेटेड। यही दो पार्ट थे आपके बुक के अंदर मौजूद। तो अगेन आज का टॉपिक हमारा इख्तिताम पजीर होता है। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ।
तो अगर कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करने हैं तो अब आप डिस्कस कर सकते हैं। तरीक़ाकार आपको मालूम है, एक बार और बता देता हूँ। आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं और चैट के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। चैट के अंदर भी सवाल पूछा जाएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका आंसर दूंगा, नहीं मुमकिन हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस करूँगा। और माइक मैं उसी का अनम्यूट करूँगा जो हैंड रेज़ करेगा, और अगर कोई सवाल हो तो ही हैंड रेज़ कीजिएगा, और जब सवाल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हैंड डाउन कर दीजिएगा। वजह ये होती है कि फिर मुझे याद रहे कि किसके सवाल लेने हैं आगे मुझे। हाँ जी, तो एक सवाल तो यही था कि आप लोगों को समझ में नहीं आया जो आपने सॉल्व कराया 98 पॉइंट पर हेड वाला, ठीक है। अच्छा जी, तो स्क्रीन के ऊपर आपको बोर्ड शेयर हो रहा होगा इस वक्त। जिनको समझ में नहीं आया ना, जब मैं समझा दूँ तो उसके बाद एक ओके का मैसेज लाजमी कीजिएगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए। हैंड रेस करने के लिए बेटा ऑप्शन होता है साइड के अंदर, आप देखें आपके पास आ रहा होगा, जहाँ पे आप पार्टिसिपेंट ऑन करते हैं ना, पार्टिसिपेंट के अंदर आ रहा होता है एक हैंड रेस का ऑप्शन, वहाँ से आप हैंड रेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हैंड रेस नहीं भी होता है तो चैट के अंदर मुझे बोल देंगे सर माइक ऑन कर दो, मुझे बात करनी, हम बात कर सकते हैं। अच्छा, जिसको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता इतना आसान, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। देखिए जो फार्मूला है वो है 5f इक्वल टू 9c प्लस 160। एक आसान सा फार्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बताया, ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है टेम्परेचर जो था वो किस में दिया हुआ था, सेंटीग्रेड में दिया हुआ था या फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था? आप लोग बताएं मुझे, चैट के अंदर बता सकते हैं। जो टेम्परेचर गिवन था वो फ़ारेनहाइट के अंदर था या सेंटीग्रेड के अंदर था? सुमैया खालिद, चेक द क्वेश्चन अगेन। वो फ़ारेनहाइट के अंदर था। लिख भी रही हो, रजिस्टर वगैरह पास होना चाहिए। आपको कहा है काम की चीज़ें जो नोट कर सकते हैं वो करें। बाकी ऑल दो के लेक्चर अपलोड हो जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने लिए तो कुछ लिखो ना। तो टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था, ठीक है। माइन खान ने सही बताया, मुस्कान ने भी सही बताया। तो अब देखिए आप करेंगे क्या, आप 5 लिखेंगे। अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू है ना, तो फ़ारेनहाइट की जगह पे आपने उसकी वैल्यू रखनी होगी। कितना दिया हुआ था कोई बताएगा? हाँ जी, कितना दिया हुआ था टेम्परेचर? 98.4, यही दिया हुआ था। शाबाश, गुड। इज इक्वल टू 9c प्लस 160। अब देखिए मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको अरेंजमेंट बता रहा हूँ, बाकी कैलकुलेटर सब कर देगा। कैलकुलेटर मौजूद है आप लोगों के पास, आप यूज़ कर सकते हैं। अरेंजमेंट क्या है कि देखिए ये जो 160 है यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, दूसरी तरफ जाके जाहिर सी बात है ये माइनस होगा। जो चीज़ ऐड हो रही होती है मैथमेटिक्स का, उसके लिए दूसरी तरफ जाके वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो अगर मैं 98.4 को मल्टीप्लाई करूँ 5 से, 98.4 को अगर मल्टीप्लाई करें 5 से तो क्या आंसर आता है? 492, यही आता है। वेरीफाई कर ले सारे, सबके पास कैलकुलेटर और ये चीज़ें होनी चाहिए। और माइनस करूँगा मैं 160 और इज इक्वल टू बराबर ले लूँगा इसको 9c के, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को माइनस करें और मुझे पता है क्या आंसर आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 332। मेरे पास जो चैट में आंसर आ रहे हैं ना वो गिने चुने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, जैसे माइन करिए, शाबाश अलीना करिए, हरीम करिए, बाकी सब पता नहीं कैसे हो रहे हैं। इज इक्वल टू 9c। अब यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई मसला नहीं है? अगर है तो आप लोग बोल सकते हैं। अब मरियम आंसर भी बता रही है, पहले किसी से समझ नहीं आता। अच्छा, 9 को आप डिवाइड में भेजेंगे तो 332, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में होगा तो कितना हो जाएगा? 332.9। अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। कैलकुलेटर में जब आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 36.88। यूनिट क्या लगाएंगे आप, क्योंकि आपने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास जो आया है ये टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल आ गया है कि 36.88 डिग्री होगा। तो जिस जिसको समझ में नहीं आया था, 3-4 ने मुझे मैसेज किया था, वो येस का मैसेज करने के समझ में आ गया है या नहीं? समझ में आ गया है? यस, गुड। और अब इसके अलावा किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। बाकी सारी चीज़ें ओके? लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो? आज जनरली हमने बहुत कम डिस्कस किया चीज़ों को, सिर्फ हीट और टेम्परेचर और कन्वर्जन फार्मूला जो ऑलरेडी आप लोग शायद डिस्कस कर चुके हों,
9 मैट्रिक क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ होगा, तो हमने ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं गए। अगली जो क्लास होगी हो सकता है उससे जो है आप लोगों के जो बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट हो जाए। ये तो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के अंदर आता है, एक ईयर में ये सवाल आपका कन्वर्जन का आया हुआ था 4 नंबर का। अदरवाइज़ तो ये आपका एमसीक्यूज़ वगैरह में ही आता है। तो बेहतर यही है, ये जो फार्मूला मैंने आपको दिया इसे याद कर लें, इससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। सर वो फ्रिज वाली चीज़ क्यों समझाई? टेम्परेचर के लिए समझाई थी कि हम रिलायबल सोर्स नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को हाथ लगा के बोले कि ठंडी है, तो टेम्परेचर के एतबार से हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो डिसाइड करे। जैसे जो मेटल की रॉड थी ना, वो ठंडी आपको फील होती है, वुड जो है वो गर्म फील होती है, जबकि दोनों एक ही टेम्परेचर पर फिर अलग क्यों फील हो रहा है? तो आप जो है रिलायबल सोर्स नहीं है, उसके लिए समझाई थी। जिनको आवाज़ नहीं आई इकरा मलिक, उनके लिए यूट्यूब वो जो आपका पोर्टल है उसके ऊपर लेक्चर अपलोड हो जाएगा। उस पोर्टल में जाएं, आराम से वो लेक्चर चेक करें, कोई मसले वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन आंसर की हद तक तो आपके लिए बड़ा नुकसान हुआ कि अब अगर आपने मुझसे डिस्कस करना था आज का टॉपिक, तो वो तो गया, आप डिस्कस नहीं कर सकती, अब आप वहीं से समझेंगी। लेकिन जिसने लेक्चर अटेंड किया, आवाज़ आ रही, सबके लिए ओके था सारे मसले, तो उसके लिए बड़ा अच्छा हो गया कि वो डिस्कस कर रहा है, चीज़ों को पूछ रहा है। जैसे बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं वो जवाब भी दे रही है, इसका समझ में आ रहा है तभी तो जवाब दे रही है ना। सर थर्मल एक्सपेंशन की टाइप कब समझाएंगे? थर्मल एक्सपेंशन अगला टॉपिक है हमारा इंशाल्लाह। ये जो आपका थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है उसके बाद जो है वो थर्मल एक्सपेंशन आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगा कल की क्लास में, अगली क्लास में। कल तो नहीं है शायद आपकी क्लास, अगली जो क्लास होगी इसमें स्टार्ट हो जाएगा। एंड इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का माइक अनम्यूट करना है अगर कुछ डिस्कस करना है आप लोगों ने? अगली क्लास से तो मैं रैंडम माइक्स अनम्यूट करूँगा सवालात के लिए, ठीक है? तो 2 मिनट रहेगा स्टिल। चले जी, ओके देन, टेक केयर, खुदा हाफिज़। पेपर पैटर्न चेंज थोड़ी ना हो गया है, फर्स्ट ईयर में नहीं बताया था? फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आई हो या 9 मैट्रिक से आ रही हो? फर्स्ट ईयर का ही पेपर पैटर्न है भाई, कोई चेंज नहीं आया है, वही 17 एमसीक्यूज है, वही शॉर्ट है, वही लॉन्ग। हाँ ये है कि आपने पेपर नहीं दिया, बस ये बचत हो गई। लेकिन उसका मसला भी है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के नंबर सेकंड ईयर में ही है। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।